हेलो एवरीवन। हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे। वेक्टर में हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है। पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर का डेफिनेशन दिया है, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। अब आज हम लोग वेक्टर में आगे स्टार्ट करेंगे। वेक्टर में अपना अगला टॉपिक होगा, देखो वेक्टर में अपना अगला टॉपिक होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी 2 वेक्टर का अब हम लोग एडिशन स्टार्ट करेंगे। और 2 वेक्टर का एडिशन के लिए, वेक्टर के एडिशन के हम लोगों को 2 मेथड पढ़ने हैं। एक वेक्टर का एडिशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ेंगे और दूसरा वेक्टर का एडिशन हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड का यूज करके मैं वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड कुछ फार्मूले भी ड्राइव करके निकालूंगा, जो प्रूफ हमें करके जो फार्मूला बनकर आएगा ना, वो फार्मूला भी हमें याद रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं, हम लोगों को आज वेक्टर एडिशन स्टार्ट करना है। और वेक्टर एडिशन का सबसे पहले हम लोग कौन से मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड देखेंगे। यानी यहाँ पर ग्राफिकली वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, फिर इसी का यूज करके एनालिटिकल मेथड में हम लोग वेक्टर एडिशन के फार्मूलेज भी निकालेंगे। फिर वो फार्मूला याद करके उनके न्यूमेरिकल भी किया जाएगा। तो जैसे ग्राफिकल मेथड में वेक्टर एडिशन के लिए 2 लॉ हमारे पास में, ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास में 2 रूल या 2 लॉ है। पहले लॉ का नाम क्या है, ट्राइंगुलर लॉ, और दूसरा लॉ हमारे पास में क्या है, पैरेललोग्राम। वेक्टर को ऐड करने के लिए अपने पास में 2 लॉ है। पहले लॉ का नाम है ट्राइंगुलर लॉ, सेकंड लॉ का क्या नाम है, पैरेललोग्राम लॉ। हमें ट्राइंगुलर लॉ भी पढ़ना है, हमें पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ना है। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का ट्राइंगुलर लॉ से हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे जरा देखें। तो जैसे मैं कहूँ, हमारे पास में मान लिया एक वेक्टर ए है ये, और ये कोई दूसरा वेक्टर बी है। हमारे पास में 2 वेक्टर ए और बी है। अच्छा मैं पूछूं इस बार जरा बताना रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो तुम कहोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, हमें क्या करना है, वेक्टर को ऐड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आर वेक्टर है, वो हमें दिया गया है ए प्लस बी, यानी यही हमें ए प्लस बी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, बी को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे इन दोनों वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, ए प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो देखो मैं ए प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए ट्राइंगुलर लॉ के बारे में बोलूं, उससे पहले एक दो बातें मुझे बताओ। मैं पूछूं ये पॉइंट जो है ना ए वेक्टर का क्या है, तो तुम कहोगे सर ये ए वेक्टर का टेल है। और ये क्या है, हेड ऑफ ए वेक्टर है। ये हमारा हेड ऑफ बी वेक्टर है। और ये हमारे पास में क्या है, टेल ऑफ बी वेक्टर है। अब मैं वेक्टर का ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर बोलूं, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ना कि जब भी 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो क्या करना, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर रख देना। अच्छा सेम ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है, कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल पैरेलल मूव कराते हुए लाके रख दो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि कभी भी 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो 2 वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या है, कि दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे रखेंगे, सेम ऑर्डर में रखेंगे। अच्छा सेम ऑर्डर में वेक्टर को प्लेस करने का मतलब क्या है, कि पहले वेक्टर के हेड पे अगर मैं दूसरे वेक्टर का टेल को इंसाइड कर दूं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को इंसाइड कर दे, तो जो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा ना, वो अपोजिट ऑर्डर में किसको बताएगा, वेक्टर एडिशन को बताएगा। या इसी को हिंदी हिंदी में अगर बोलूं तो मैं कहता हूं, कभी भी 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करना। तो फिर जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है ना, जो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में होगा, वो हमें किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस बी वेक्टर को बताने वाला है। क्या कह रहा हूं मैं, पहले मैं अगर करके दिखाऊं, मैं कह रहा हूं ना कि पहले वेक्टर को छेड़ना मत, पहला वेक्टर जैसे था वैसे ही लिख दो। अब दूसरे वेक्टर बी को उठाओ और पैरेलल मूव करते हुए ना ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल लाकर कोइंसाइड कर दो। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाकर हम लोग क्या कर दें, कोइंसाइड कर दें। ये करने के बाद में जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है ना, जो ट्राइंगल का ये थर्ड साइड है,
वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर यानी a प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार और सुन लो फिर मैं लिख दूं। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को इंसाइड करना, और ये करने के बाद में जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है ना वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में होगा। या इसी को मैं इस तरह भी कहता हूँ कि दो वेक्टर ए और बी को अगर सेम ऑर्डर में एक दूसरे पर प्लेस किया जाए तो ट्राइंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये लाइन में क्या लिखने वाला हूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लेस्ड on each other placed on each other in same order, then third side of triangle in opposite order will represent in opposite order will represent resultant vector क्या मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखा जाए तो ट्राइंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा अगर देखो तुम एक कंफ्यूजन पक्का आया होगा ना सुनते हुए, मैंने कहा पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल मान रख दो, और पहला वेक्टर कहते हुए मैंने ए वेक्टर को पहले लिख दिया है। और सवाल ये उठा सर ए वेक्टर पहला है बी दूसरा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ए को पहला वेक्टर मानो बी को पहला वेक्टर मानो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो तुरंत तुम कहोगे सर अगर आप कह रहे हैं ना कि ए को पहला वेक्टर माने या बी को पहला वेक्टर माने इससे कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ तो आपने ए को पहला वेक्टर मान के ये रिजल्टेंट बता दिया है। जरा बी को पहला वेक्टर मान के रिजल्टेंट निकालना सिखाओ, तो देखो मैं वो भी निकाल देता हूँ। इस तरह तुम लोग वेक्टर एडिशन करो या दूसरे तरीके से भी। अच्छा दूसरा तरीका मतलब क्या, जैसे ये पहला जो डायग्राम बना है ना, पहला जो हमने रिजल्टेंट निकाला है इसमें फर्स्ट वेक्टर को ए अज्यूम किया था, सेकंड वेक्टर को क्या अज्यूम किया था, बी वेक्टर अज्यूम किया था। अब मैं करने जा रहा हूँ बी वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं और ए वेक्टर को सेकंड वेक्टर अगर अज्यूम करें तो क्या बनेगा देखो। तो हमें क्या करना है ना, बी वेक्टर जैसे था वैसे पैरेलल उठाओ और लाकर कहाँ पे रख दो, यहाँ स्पेस। तो बी वेक्टर जैसे था वैसे मैंने लाकर रख दिया। अब क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड पे, पहला वेक्टर इस बार बी वेक्टर है, यानी बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर का क्या कोइंसाइड कर देना, टेल। यानी बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर का उठाओ और ए वेक्टर का क्या लाके रख दो, ऐसे टेल लाकर रख दो। तो मैंने बी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर का टेल लाकर रख दिया ना, तो जो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड बना है, ट्राइंगल का तीसरा साइड वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में किसको बता रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस बी वेक्टर को बता रहा होगा। अब तुम कहोगे सर क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों वेक्टर अगर ध्यान दो तो डायरेक्शन में कैसे हैं, पैरेलल, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम। तो तुम किसी को फर्स्ट वेक्टर मानो किसी को सेकंड वेक्टर मानो, दोनों से ही हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो चाहे हम लोग ए वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर अज्यूम करें या बी वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर अज्यूम करें, दोनों से ही रिजल्टेंट हमेशा क्या बनेगा, सेम। एक आखिरी बात सुने फिर अगले लॉ पे हम लोग चलेंगे। हम लोग वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में पहला मेथड हमारे पास में क्या था, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इस ट्राइंगल के मेथड से हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने कहा जिन दो वेक्टर को ऐड करना है ना उन दोनों में किसी एक को फर्स्ट वेक्टर अज्यूम करना, दूसरे को सेकंड वेक्टर अज्यूम करना, और इन दोनों को सेम ऑर्डर में प्लेस करना। अच्छा सेम ऑर्डर में प्लेस करने का मतलब क्या है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कर देना। तो फिर जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है ना वही हमारा किसको बताएगा, अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए प्लस बी वेक्टर को बता रहा होगा। अब वेक्टर एडिशन इन्हीं दो वेक्टर की, यही दो वेक्टर हमारे पास में ए और बी वेक्टर हैं। अब इन्हीं दो वेक्टर को ऐड करने का अगला कौन सा लॉ हमें पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है। पहला हमने ट्राइंगल बना के रिजल्टेंट निकालना सीखा, अब हम लोग इन्हीं दोनों वेक्टर का यूज करके किस लॉ से रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ
से रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। तो अब एक बार पहले पूरा स्टेटमेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सुनो, एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ, फिर एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा क्या कह रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ना कि कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो इन दोनों वेक्टर का यूज करके क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसमें चार साइड हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड पैरेलल हो एक दूसरे के ना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरेललोग्राम कहेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है इन दोनों वेक्टर का यूज करके पहले क्या बना लेना, एक पैरेललोग्राम बना लो। और जब पैरेललोग्राम बनकर आ जाए ना, तो वो डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? दो डायगोनल होगा। तो वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में होगा ना, वही हमारा किसको बता रहा होगा? रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा होगा। सर इतना कुछ क्या बोले, कुछ पता होता नहीं चला। तो देखो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ कहता है ना, अभी बिल्कुल आराम आराम से सुनेंगे। पैरेललोग्राम लॉ कहता है जिन दो वेक्टर को ऐड करना है ना, उन दोनों वेक्टर को क्या करो, यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाओ। तो देखो मैं इन दोनों वेक्टर का यूज करके पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ए वेक्टर हमारा जैसा था वैसा बना दो। तो ए वेक्टर को मैंने सेम का सेम बना दिया। अब करना क्या है ना, पैरेललोग्राम बनाना है तो कितने साइड होने चाहिए? चार। तो एक काम करो, बी वेक्टर को उठाओ और बी वेक्टर को ए के हेड पर भी रख दो, ए के टेल पर भी रख दो। तो बी वेक्टर को मैंने उठाया, बी वेक्टर को मैं ए के हेड टेल पर भी रख रहा हूं और बी वेक्टर को मैं ए के हेड पर भी रख रहा हूं। अच्छा, क्या हमारा पैरेललोग्राम बन चुका? नहीं, अभी तीन साइड हुई है, दोनों साइड पैरेलल है। तो इसके पैरेलल भी ये वेक्टर यहाँ चाहिए, तो इसी ए वेक्टर को उठाकर यहाँ भी प्लेस कर दो ना, तो ये हमारे पास में क्या बनकर आ चुका है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहला क्या करना होता है कि जो दो वेक्टर दिए गए हैं ना, उन दोनों वेक्टर का यूज करके क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम बनाओ। तो मैंने पैरेललोग्राम बनाकर बता दिया। अब आगे एक दो सवालों का जवाब दो। अगर मैं पूछ लूं ये कौन सा पॉइंट है, तो तुम कहोगे सर ये दो, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पर मैं कह रहा हूँ इन इंटरसेक्शन को जरा ध्यान से देखो। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का भी क्या है? टेल। यानी इस पॉइंट पर टेल ऑफ बी भी है और टेल ऑफ ए भी है। ऐसा अगर मैं पूछ लूं ये कौन सा पॉइंट है, तुम कहोगे सर ये भी दोनों वेक्टर का इंटरसेक्शन है, लेकिन इस बार कैसा इंटरसेक्शन है? हेड ऑफ ए और टेल ऑफ बी। मैं कहूँ ये कैसा इंटरसेक्शन है दोनों वेक्टर का, तो तुम कहोगे सर यहाँ पर हेड ऑफ ए वेक्टर है और हेड ऑफ बी वेक्टर है। अच्छा, ये कौन सा इंटरसेक्शन है जरा बताना। तो ये हमारा है हेड ऑफ बी वेक्टर और टेल ऑफ ए वेक्टर। क्या मैंने दोनों वेक्टर के जितने इंटरसेक्शन थे सभी इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया कि कहां पे हेड मिला है, किसका टेल मिला है। अब सुनो एक बार स्टेटमेंट पैरेललोग्राम का दोबारा सुनो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ना कि दोनों वेक्टर का यूज करके क्या बना लो, पैरेललोग्राम। मैंने बना लिया। अब जरा बताना इसमें कितने डायगोनल। तो देखो इस पैरेललोग्राम में ना दो डायगोनल, एक ये रेड वाला डायगोनल है और दूसरा ये ग्रीन वाला। पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं? दो डायगोनल। एक रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा एक ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जरा ध्यान देना इन दोनों में से कौन सा हमारा रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके बारे में बोलूँ ना, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में हो। अच्छा, कॉमन टेल से कॉमन हेड का मतलब क्या? एक ऐसा डायगोनल जहां पर, एक ऐसा डायगोनल जिसका टेल ए और बी दोनों वेक्टर के टेल पर हो और जिसका हेड ए और बी दोनों वेक्टर के हेड पर हो, वही डायगोनल हमारा किसको बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। क्या कहता है कि वो डायगोनल, यहाँ पर कितने डायगोनल हैं? दो। इन दोनों डायगोनल में से वो डायगोनल, सोचते हुए रहो इन दोनों में से कौन सा होगा। इन दोनों में से वो डायगोनल ना जहां पर दोनों वेक्टर का टेल हो, दोनों का मतलब ए और बी का टेल हो, रिजल्टेंट का भी टेल वहीं पर रहेगा। और वो अगला पॉइंट डायगोनल का जहां पर दोनों वेक्टर यानी ए और बी का हेड हो ना, तो रिजल्टेंट का हेड भी वहीं पर रहने वाला है। अब जरा सोचो ये वाला कौन सा पॉइंट है? क्या यहाँ पर दोनों का टेल या दोनों का हेड है? नहीं। क्या यहाँ पर दोनों का टेल या दोनों का हेड है? नहीं। तो क्या ग्रीन कलर से हमारा रिजल्टेंट बन सकता है? नहीं। रिजल्टेंट हमेशा ना ए और बी के टेल पर अपने टेल को रखता है, ए और बी के हेड पे अपने हेड को रखेगा। तो अगर मैं इस ग्रीन कलर वाले को देखूं तो ये पॉइंट ए का
टेल है और बी का हेड है, ये पॉइंट ए का हेड है, बी का टेल है, जबकि मुझे या तो दोनों का टेल कोइंसाइड हो या दोनों का हेड कोइंसाइड हो, तो ये ग्रीन कलर का हमारा डायगोनल मुझे नहीं लग रहा कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है ना, वो ए और बी के कॉमन टेल पे जाके मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो ए और बी के कॉमन हेड पे जाके मिलेगा। तो जरा ध्यान दो, यहाँ ए और बी का कॉमन टेल है, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर का भी टेल हो जाएगा, और ये हमारा ए और बी दोनों का कॉमन हेड है, तो यही हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का भी क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनकर आया है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आया ना, ये क्या है? रिजल्टेंट का मतलब क्या? ए प्लस बी वेक्टर। अब एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम ये डायग्राम देखते हुए चलना, पूरा लाइन फिर लिख दूंगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ना, इन दोनों वेक्टर का यूज करके क्या बना लो? एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। फिर इस पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल है ना, उन दोनों डायगोनल में वो डायगोनल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में हो, वही रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं ये लाइन लिख भी दूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मेक द पैरेललोग्राम, make the, ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ, make the parallelogram by using two given vector, vectors a and b, then diagonal which passes through, then diagonal which passes through common tail to common head represent resultant vector, represent resultant vector। ये हम मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया। अब जरा मैं अच्छा एक बात और बोलूं, ये जो हमारा दूसरा डायगोनल है ना, ए प्लस बी को छोड़कर जो दूसरा डायगोनल ये बचा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ये किसको बताएगा? ए माइनस बी। कॉमन टेल से कॉमन हेड में डायगोनल कौन होता है? ए प्लस बी। और जो दूसरा डायगोनल बचता है वो किसको बताता? ए माइनस बी। आगे इस बात को हम लोग लिखेंगे भी। अब जरा इसी बात को आगे देखो, फिजिक्स में इस लाइन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं एक नोट लिख रहा हूँ, क्या नोट को ध्यान देना। जैसे मैं कहूँ, ये हमारे पास में ए वेक्टर था, ये हमारे पास में एक बी वेक्टर है। इस नोट पे ध्यान देना, दो नोट बताने वाला हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। जरा देख के बताना, यहाँ दोनों का टेल कोइंसाइड है ना, तो जब दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड होना, जैसे यहाँ देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड है ना, तो ये जो ट्राइंगल का तीसरा, सॉरी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड है ना, तो अगर तुम देखो ए प्लस बी या रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से पास कर रहा? इसी के बीच में से कहीं से। क्या मैं कह रहा हूँ? अगर ए और बी ये दो वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर उनके टेल आपस में कोइंसाइड हो, तो रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी वेक्टर हमारा बीच में से कहीं से पास होने वाला है। इतना क्लियर है? अगर इस ट्राइंगुलर लॉ को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, अगर मैं थोड़ा ट्राइंगुलर लॉ को भी ध्यान से देखकर एक नोट लिखना चाहूँ, ट्राइंगुलर लॉ को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक नोट लिखना चाहूँ, तो जब कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे ना, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर एक वेक्टर ए है और इस पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हो ना, अब रिजल्टेंट बीच में से नहीं जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से कब जाता है? जब दोनों वेक्टर का टेल आपस में कोइंसाइड हो, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? दोनों वेक्टर के बीच में से। लेकिन अगर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हो ना, तो ट्राइंगुलर लॉ से हमें दिमाग में क्या रखना है कि रिजल्टेंट इस बार क्या होगा? रिजल्टेंट इस बार क्या होगा? ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, जो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में आएगा।
ये दोनों पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पहला नोट जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। तो जब भी मुझे दो वेक्टर का टेल दिखेगा आपस में कोइंसाइड ना, रिजल्टेंट में कहां से भेज दूंगा, बीच में से कहीं से। जब एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा होगा तो रिजल्टेंट हमारा बीच में से नहीं जाएगा, ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा जो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल के डायरेक्शन में होगा। इस तरह हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं किसका, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार दोबारा देख ले। हमने क्या क्या देखा, कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्राइंगुलर मेथड से भी ऐड किया जा सकता है, वेक्टर मेथड से भी ऐड किया जा सकता है, ये इतना हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़े, एक आध सवाल करें फिर देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, ऐड वेक्टर्स बाय ट्राइंगुलर लॉ। इन दोनों वेक्टर को हमें कैसे ऐड करना है, ट्राइंगुलर लॉ से ऐड करना है। जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास में बी है। अच्छा बताना ट्राइंगुलर लॉ कहता क्या है। तुम कहोगे सर ट्राइंगुलर लॉ कहता है ना, पहले वेक्टर, पहला किसी को मानो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या लाके रख देना, टेल। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाके कोइंसाइड कर देना। तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है ना, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में, वो किसको बता रहा होगा, रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी वेक्टर को बताएगा। ये हमारा हो गया अगला। जैसे मैं अगर यहाँ देखूं, ये दूसरा सवाल क्या है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है। अगर तुम ध्यान दो, यहाँ दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड है ना, तो जब भी मुझे दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड दिखे तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी दोनों का टेल कोइंसाइड होना तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगा दो, ट्रायंगुलर भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो। पर लगाने के लिए कौन सा कह रहा है, ट्रायंगुलर कह रहा है। तो मैं ट्रायंगुलर लॉ में क्या कहता है, दोनों का टेल या दोनों का हेड कोइंसाइड मत करो। पहले वेक्टर जैसे था, मान लिया ए वेक्टर जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। अब बी वेक्टर को उठाओ, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे, सॉरी, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर बी का क्या लाके कोइंसाइड कर दो, टेल। तो बी को उठा के ऐसे पैरेलल यहाँ शिफ्ट करे ना यहाँ, तो ये जो हमारा ट्राइंगल का तीसरा साइड बन रहा है, ये ट्राइंगल का तीसरा साइड पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में किसको बताएगा, रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी वेक्टर को बताएगा। तो इस सवाल में हमने ट्राइंगुलर लॉ का प्रैक्टिस कर लिया है। ये सवाल अगर समझ में आया तो फिर अगले सवाल को हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा हमें ये बताना, ये सवाल करना उड़ रहा है ना, इस सवाल से पहले मैं एक काम करता हूँ। वेक्टर, अभी तक हमने कितने वेक्टर को ऐड करना सीखा, दो। एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी। मन में आया सर अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो क्या ऐड वगैरह नहीं कर पाते, हाँ बिल्कुल ऐड कर लेते हैं। उसके लिए वेक्टर का पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि अब मैं एक बात बोलूँ, हमारा जो पेपर होगा उसमें ग्राफ के क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं कि हम लोग बैठ के सजा सजा के करेंगे। तो इसलिए मैथ्स वालों को एक रिजल्ट लिखा जाता है ना, वो रिजल्ट में डायरेक्टली बता देता हूँ। तो ग्राफिकल मेथड का कोई कैसा भी डायग्राम हो, 2 वेक्टर हो, 20 वेक्टर हो, 1000 वेक्टर हो ना, हम हमेशा कर सकते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। इस सवाल से पहले मैं एक नोट बता रहा हूँ, एक नोट लिखो। और बेसिकली मैं कुछ भी नहीं ना, मैं तुम लोगों को क्या करने जा रहा हूँ, चलना सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग चलेंगे कैसे वेक्टर पे। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, चलना। वेक्टर पे अगर चलना हो तो कैसे चलेंगे, देखो देखते रहना, मैं चलना सिखा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ, ये हमारे पास में ए वेक्टर, हमारे पास में ये बी वेक्टर, ये हमारे पास में सी वेक्टर, ये हमारे पास में डी वेक्टर, ये हमारे पास में ई वेक्टर, ये एफ, जी, ये हमारे पास में कुछ वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं। कुछ वेक्टर का यूज करके मैंने एक पॉलीगन बना दिया। तो पहली बात, चलेंगे कब, जब एक पॉलीगन कंप्लीट बना हो। तो हमारे पास एक पॉलीगन कंप्लीट बना हुआ है ना। अब चलना कहाँ से, देखो, तो तुम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो। तो चलो मैं ए के टेल से चलना स्टार्ट करूँ, कहीं से चलना स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं है। मैं कहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, ए के टेल से। अब ए के टेल से क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका भी रूल है, तुम क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों से कोई फर्क नहीं है। तो मैं दोनों से, दोनों तरह चल के दिखाऊंगा, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। चलो मैं सबसे पहले ए के टेल से चल रहा हूँ, और कैसे चलूंगा,
क्लॉकवाइज। सबसे पहले मैं ए के टेल से चलना स्टार्ट करूंगा और किस डायरेक्शन में चलना हूँ, क्लॉकवाइज में। तो देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो। अब चलने में क्या है, जब भी किसी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्रॉस करना ना, तो उस वेक्टर को प्लस लिखना, और अगर किसी वेक्टर को उस वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट में क्रॉस करना, तो उसको क्या लिखना, माइनस। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब भी बहुत सारे वेक्टर का यूज करके पॉलीगन वगैरह बनाया गया हो ना, क्योंकि दो वेक्टर के लिए तो हमने लॉ पढ़ लिया, अब ऐसे 3 4 5 इन सब वेक्टर के लिए हम थोड़ा ना लॉ बैठ के पढ़ेंगे। तो उसको उसी को मैंने शॉर्टकट में क्या कहा, मैं चलना सिखा दूँ वेक्टर पे। अब चलना क्या है कि जब भी एक क्लोज पॉलीगन हो, यानी साइड सारे कंप्लीट होने चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए पॉलीगन हमारा। तो एक क्लोज अगर पॉलीगन हमारे पास में है ना, तो तुम किसी भी एक पॉइंट से किसी वेक्टर के हेड या किसी वेक्टर के टेल से चलना स्टार्ट करना। अब चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम चाहे क्लॉकवाइज चलना या एंटी क्लॉकवाइज चलना, दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं ए वेक्टर के टेल से पहले क्लॉकवाइज चल के भी दिखा देता हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज चल के भी दिखा दूंगा। लेकिन ए वेक्टर के टेल से चलने में किस बात का ध्यान देना है, तो चलने में दो बातों का ध्यान देना। क्या, अगर किसी वेक्टर को जब क्रॉस करें ना और उसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्रॉस करें, तो उस वेक्टर को प्लस लेंगे, और अगर किसी वेक्टर को क्रॉस करते हुए उस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किए, तो उसको क्या लेंगे, माइनस। तो देखो मैं यहां से चलूं क्लॉकवाइज, तो मैं एच वेक्टर के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूं ना, तो जब एच वेक्टर के डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो इसे क्या ले लिया, प्लस। आगे देखो, अच्छा जी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जी वेक्टर है अपोजिट में, तो जी वेक्टर को मैं क्या लूंगा, माइनस। यहाँ पहुंचे, एफ वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, तो एफ वेक्टर के डायरेक्शन में जाएंगे तो एफ को क्या ले लेंगे, प्लस। ई वेक्टर के डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं ना, तो ई वेक्टर को क्या ले लूंगा मैं, प्लस। देखो डी वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं ना, डी के अपोजिट में अगर जाऊंगा तो मैं डी को क्या ले लूंगा, नेगेटिव। यहाँ ध्यान दे, सी वेक्टर के डायरेक्शन में शायद मैं जा रहा हूं, तो सी वेक्टर को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। बी वेक्टर के भी अपोजिट जा रहा हूं ना, तो बी वेक्टर को मैं क्या कंसीडर करूंगा, बी वेक्टर को, तो बी वेक्टर भी हमारा नेगेटिव होगा। ए वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं ना, तो ए वेक्टर भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। फाइनली जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो इनका रिजल्टेड कितना, जीरो। क्योंकि देखो जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर आगे, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम रहा, तो वेक्टर का हेड और टेल तुम्हारे हिसाब से, जो तुम एक सर्कल कंप्लीट किए, ग्राउंड कंप्लीट किए हो, तो रिजल्टेंट हमारा कितना बन जाएगा, जीरो। यहां तक कोई दिक्कत, ये क्लॉकवाइज चल लिया। मन में तुरंत आया सर एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी चलकर दिखा दीजिए, तो देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चलकर दिखा रहा हूँ। ए पॉइंट से ही चला, ए के टेल से, तो देखो ए वेक्टर के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या रहेगा, प्लस। बी वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये क्या रहेगा, प्लस। सी वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं तो नेगेटिव। डी वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस। ई वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं तो नेगेटिव। एफ वेक्टर के अपोजिट में जा रहा हूं तो नेगेटिव। जी वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव, और एच वेक्टर के देखें भी तो हम लोग क्या जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तो क्या रहेगा, नेगेटिव इज इक्वल्स टू कितना, जीरो। क्या दोनों सेम आया या नहीं, तुम कहोगे सर नहीं। देखो पहले और दूसरे में क्या है, वहां जो पॉजिटिव था वहां यहाँ पर वो क्या है, नेगेटिव, वहां जो नेगेटिव था यहाँ पर वो क्या, पॉजिटिव। इस पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दोनों सेम बन जाएगा, हाँ। तो मैंने क्या कहा कि कभी भी एक क्लोज पॉलीगन हो तो उस पर इस तरह चल सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा हमें दिमाग वगैरह नहीं लगाना है, तीन साइड हो या तीन से ज्यादा हो। अब अगर हमें इतना पता है, तो मैं इस सवाल पे आता हूँ। ये सवाल वैसे मैं ट्रायंगुलर लॉ से भी बता सकता हूँ या पैरेललोग्राम लॉ से भी बता सकता हूँ, लेकिन उतना मेहनत करें, हेड देखें टेल देखें, उससे अच्छा हमने क्या सीख लिया, जब भी हमें क्लोज पॉलीगन दिखे, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी पॉलीगन होना, उस पॉलीगन पे हम चलना सीख ले, तो 3 साइड रहे 10 साइड रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें बताना इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बताएं हमने क्या सीख लिया है, हमने क्या सीखा है, चलना सीखा है ना, तो इस पॉइंट से मैं चल रहा हूं, देखना। अच्छा इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं, तो चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल के देखता हूँ। देखो पी वेक्टर के डायरेक्शन में आऊंगा तो पी वेक्टर क्या रहेगा, प्लस। आर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आर वेक्टर क्या रहेगा, प्लस। क्यू वेक्टर के अपोजिट जा रहा हूं तो क्यू वेक्टर क्या रहेगा, माइनस। फाइनली कितना, अब जरा देखो पहला क्या कह रहा है, P प्लस क्यू। अच्छा क्या P प्लस क्यू पॉसिबल है, नहीं।
पहले ऑप्शन में कह रहा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू हमारा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है q प्लस आर, क्या q प्लस आर यहाँ कहीं पॉसिबल है? तुम कहोगे सर यहाँ कहीं q प्लस आर भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखो क्या कह रहा है p प्लस आर, क्या p प्लस आर पॉसिबल? हाँ, तो माइनस q को उधर ले चले तो क्या बन जाएगा p प्लस आर इज इक्वल्स टू q वेक्टर। क्या थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है? तो इस तरह ये सवाल हो गया, और ये सब करते हुए हमने वेक्टर पे चलना भी सीख लिया है। अब आगे देखिए क्या है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, एक ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। अब हम लोग आगे क्या देखने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन देखेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या है? उन्हीं ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके मैं किसी फार्मूले को प्रूफ वगैरह करना चाहता हूँ, मैं फार्मूले का डेरिवेशन भी बताता हूँ, फिर उसके बाद में फार्मूला हमें याद भी रखना है। देखो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला है ना, उसी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड वगैरह का मैं फार्मूला निकालना चाहता हूँ। अब देखते हैं वो फार्मूला क्या बनेगा, उसके बाद उस फार्मूले को याद भी करेंगे। ध्यान दें, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल एक एक बात है, समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं हमारे पास में एक डेरिवेशन बताऊंगा एडिशन का। हमारे पास में एक ये ए वेक्टर है और एक ये दूसरा बी वेक्टर। हमारे पास में एक ये ए वेक्टर और ये दूसरा क्या है, बी वेक्टर। अच्छा, मैं अगर पूछूं जरा बताना रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है ना, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा दिया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया गया है, थीटा। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना दिया गया है, आर वेक्टर लिखा हुआ है। ए और बी के बीच का एंगल मैंने कितना अज्यूम किया है, थीटा अज्यूम किया है। तो मुझे निकालना क्या है, तो देखो मैं इस प्रूफ में क्या निकालना चाहता हूं, टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, ए प्लस बी ना, तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, यानी मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी या मॉड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का, मैं आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का कोई फार्मूला निकालना चाहता हूँ। तो ए और बी दो वेक्टर गिवन थे, रिजल्टेंट वेक्टर को आर लिख दिया, ए प्लस बी को। ए और बी के बीच का एंगल मैंने कितना अज्यूम कर लिया, थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो तुम कहोगे सर वेक्टर को ऐड करने का तरीका ट्रायंगुलर लॉ भी है, वेक्टर को ऐड करने का तरीका पैरेललोग्राम लॉ भी है। हम लोग किसका यूज करें, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं वेक्टर ऐड करने के लिए ना ट्रायंगुलर लॉ का यूज करके ये फार्मूला वगैरह का प्रूफ बता रहा हूँ, आराम आराम से सुनते हुए रहना। अच्छा, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, पहले वेक्टर को ऐसे लाकर रख दो। मैंने पहले वेक्टर को ऐसे लाके रख दिया, और क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाकर कोइंसाइड कर दो। मैंने पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाकर कोइंसाइड कर दें, तो ये ट्राइंगल का तीसरा साइड है ना, वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के डायरेक्शन में किसको बताएगा, रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी वेक्टर को बताएगा। मैंने ग्राफिकल मेथड का यूज करके यहाँ तक बता दिया। पर मुझे करना क्या है ना, ये जो वेक्टर आया है इस वेक्टर आर का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब प्रूफ ध्यान से देखना, उसके लिए मैं एक दो बातें पूछ रहा हूँ। चलो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ओ। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए। इस पॉइंट को ट्राइंगल के, मैंने ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का मैंने नाम दे दिया ओ ए बी। देखते रहना, अगर मैं इसी ओ ए लाइन को आगे बढ़ाऊं, मैंने ओ ए लाइन को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो मैं बी पॉइंट से, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बी पॉइंट से ओ ए लाइन को जो आगे बढ़ाया है ना, वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को चलो मैंने क्या नाम दे दिया, एम। बी पॉइंट से मैंने इस ओ ए लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने क्या नाम दे दिया है, एम कहा हुआ है। अब आगे सुनो। अच्छा, मुझे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया था,
ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, ऐसा कुछ। एक बात और बताओ, मैं पूछूं इस ओ ए का लेंथ कितना है, तुम कहोगे सर ओ ए कुछ नहीं, ए वेक्टर है ना, तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही तो एक्चुअल में ओ ए होना चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। मैं कहूँ ओ बी हमारा कितना होगा, तुम कहोगे सर ओ बी कुछ नहीं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, बी। मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखो या सिर्फ ए और बी से भी काम चल सकता है, मैं ए और बी लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं पूछूं ओ बी क्या, ओ बी, तुम कहोगे सर ओ बी तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने क्या लिख दिया, आर। सर यहाँ सब कुछ दिखा दिया डायग्राम में, एक थीटा भी है। अच्छा बताना थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो तुम कहोगे सर थीटा एंगल है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा हमारा यहाँ किस किस के बीच का एंगल है, तो थीटा हमारा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जरा देखना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो क्या करते हैं, या तो दोनों के टेल को कोइंसाइड करेंगे या तो दोनों के हेड को कोइंसाइड करेंगे। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का क्या है, टेल ना, तो दोनों का हेड, एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड है, हमें क्या करना है, या तो दोनों का टेल हो या दोनों का हेड। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूं तो क्या यहाँ पर बी का भी टेल और ए का टेल, दोनों का टेल आ जाएगा, और अगर दोनों का टेल आ गया ना, इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, इस एंगल को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, थीटा। क्यों अज्यूम, क्या यही एंगल थीटा होगा ना, अगर ए वेक्टर आगे बढ़ जाए तो यहाँ ए का भी टेल, बी का भी टेल, तो यही एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी मैंने दिखा दिया। अब आगे देखना, हमें निकालना है ओबी का लेंथ। पहले मैं जो ट्राइंगल कह रहा हूं देखने के लिए ना, उस वाले ट्राइंगल को देखना, ट्राइंगल ए एम बी, कौन से ट्राइंगल को हम लोग देख रहे हैं, ए एम बी ट्राइंगल को देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ। इस ट्राइंगल में एक बार साइन थीटा लिख दो और एक बार कॉस थीटा। अच्छा बताना, साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और तीसरा साइड क्या है, बेस। तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारा बी एम, अपॉन हाइपोटेनियस कितना, ए बी, है ना। अगर और ध्यान दो, एक मिनट यहाँ देखो, एक मिनट ये देखो, ये जो बी जिसको कहा है ना, ये ए बी का लेंथ है ना, ओ बी नहीं, ए बी, हाँ। साइन थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक बात देखो, ए बी का वैल्यू कितना, बी ना, तो यहाँ बी रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी एम हमारा बनकर आ जाएगा बी साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखा। इसी तरह बताना, इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा लिखकर बताओ। अच्छा कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो बेस हमारा कितना, ए एम, हाइपोटेनियस हमारा कितना है, ए बी। अच्छा ए बी है कितना, सॉरी ए बी, ए बी हमारा कितना बी, तो बी लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए एम हमारा बनकर आ जाएगा बी कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आगे देखो। अगला मैं जो ट्राइंगल देखने के लिए कहूँ, उस ट्राइंगल को देखना ध्यान से। तो नेक्स्ट मैं कह रहा हूं ट्राइंगल ओ एम बी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ सर। एंगल एम कितना है, 90 है, तो राइट एंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये। तो इस ट्राइंगल में देखो, ये बड़े वाले ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना, बेस का स्क्वायर। जरा बताना हाइपोटेनियस क्या, 90 के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस ना, यानी ओबी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, बी एम, और बेस कितना है, ओ एम का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, बी एम, और बेस कितना है, ओ बी का होल, ओ एम का होल स्क्वायर। अगर जरा ध्यान दे क्या बना, ओ बी हमारा कितना है, तो ओ बी को मैं आर कह सकता हूँ, आर स्क्वायर। अच्छा बी एम हमारा कितना, बी एम देखना, तो बी एम अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, कितना आया था, बी साइन थीटा, बी एम हमने कितना निकाला है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एम। अच्छा देखो ओ एम को क्या लिख सकते हो सर, ओ एम लिखना है ना, तो ओ ए प्लस क्या लिख दीजिए, ए एम। ओ ए अभी निकाला हूं, देखो ओ ए कितना है, ए,
और एम कितना है, एम कितना निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, लाइट चली गई, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, देखना। फ्लैश लाइट वाटर चला गया, क्या कह रहा हूँ। ओबी, ओबी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर, तो आर का स्क्वायर। बीएम, बीएम अभी निकाला, देखो कितना, बी साइन थीटा। ओएम लिखना है ना, तो इस ओएम को मैं दो पार्ट में कैसे ब्रेक करूँ, ओ ए प्लस ए एम। ओ ए का लेंथ कितना, ए प्लस ए एम अभी निकाला कितना, बी कॉस थीटा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी। अगर ध्यान दो तो फार्मूला लगभग हम बना चुके हैं। क्या बना, ए स्क्वायर लिखा है, लिख दो। यहाँ ध्यान देना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो क्या बन गया, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और है देखते, तो देखना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनकर आ गया हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड बनकर आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मैंने प्रूफ भी बता दिया। तुम कहोगे सर हमें तो फार्मूला पहले से याद है, फार्मूला हमें पहले से याद है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा क्या कि दो वेक्टर का एडिशन करके उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। तो दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बनकर आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मैं एक फार्मूला और निकालना चाहता हूँ, देखो एक फार्मूला मैं और चाहता हूँ यहाँ पर, आइए ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना, मैं चाहता हूँ एक और छोटा सा काम कर लो, यहीं पर एक एंगल निकाल दो, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। पहले मैं प्रूव करूंगा, फिर लिखना सिखाऊंगा ये आप कैसे करेंगे। अच्छा, अभी क्या निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं ना, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। जरा डायग्राम में देखना, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ये आर वेक्टर, ये ए वेक्टर। मान लो इन दोनों वेक्टर, अच्छा इन दोनों का टेल भी मिला है ना, आर वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल भी कोइंसाइड है ना, तो अगर दोनों वेक्टर का टेल भी कोइंसाइड है तो ये वाला जो एंगल है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और इसको मैंने नाम भी क्या दे दिया, फाई। अब जो ट्राइंगल मैं कहूँ देखने के लिए वही देखना, ट्राइंगल ओ एम बी। देखो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम बी। और जब कभी भी वेक्टर्स वगैरह के बीच का एंगल लिखना होता है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना और उसमें क्या लिख देना, tan। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में जरा tan फाई लिखकर बताओ, इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखना है, tan फाई। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर यानी bm अपॉन बेस, बेस कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में, OM। अच्छा, अगर तुम ध्यान दो तो bm अभी निकाला है ना कितना, b साइन थीटा। OM अभी निकाला, कितना निकाला है सर, OM को लिख सकते हो OA प्लस AM। OA का मतलब कितना, A, और AM अभी निकाला था, देखो यहाँ कितना, B cos थीटा। तो जरा देखना एक फार्मूला और भी हमने बनाया, tan फाई इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला हम लोग और क्या और कौन सा याद करने वाले हैं, tan फाई इज इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। एक फार्मूला हमने और कौन सा बनाया, tan फाई इज इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा बताना फाई किस किस के बीच का एंगल है, तो फाई हमारा एंगल है ना आर वेक्टर और ए वेक्टर। तो आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल का फार्मूला क्या बना, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। एक बात और सुनो, अब मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और याद करते हुए मैं एक काम कर रहा हूँ, एक एंगल और निकालूंगा। ये निकालूंगा नहीं, डायरेक्टली इसी का यूज करके मैं लिख रहा हूँ, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर और बी वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल लिखना हो ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दें। किस किस के बीच का एंगल अब लिखना चाहता हूँ,
आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मैं एंगल लिखना चाह रहा हूँ, तो आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान देना। तो अगर देखो इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखो ना, इसको पहले लिखना सिखा दूँ, अपने आप देखो। अगर तुम्हें आर और ए के बीच का एंगल लिखना है ना, तो ऐसे लिखना, जब कभी भी दो वेक्टर के जब कभी भी रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल लिखना हो ना, तो ऐसे करना, ऊपर साइन थीटा लिख देना, नीचे क्या लिखना, कॉस। फार्मूला याद करने का तरीका, टेन टेन फाइव इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। अच्छा, किस किस के बीच में एंगल, आर और ए ना, तो आर और ए के बीच में एंगल लिखना होगा, तो ऊपर दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का करेंगे, जिसके बीच का एंगल निकालने उसका नहीं, दूसरे वाले वेक्टर का। उसके बाद क्या करना, नीचे उस पहले वाले वेक्टर को, पहला यानी जिसके बीच का एंगल निकाल रहे थे उसको ऐड कर देंगे। कैसे लिखना है दोबारा सुनो, एंगल लिखने का तरीका, जो tan फाई का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो बिना सोचे समझे ऊपर भी साइन थीटा लिखो, नीचे भी कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। अब साइन और कॉस में मल्टीप्लाई होगा, किसका, जिसके बीच में एंगल निकाल रहे हो ना उसका नहीं, दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, प्लस पहला वाला वेक्टर जिसके बीच का एंगल निकालो। तो अगर ये समझ में आया ना, तो यही सोचकर मुझे ये लिखकर बताओ, आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, चलो मैं मान लेता हूँ आर और बी के बीच का एंगल कितना है, साई है, तो टेन साई क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा का, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन का, नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसका, कॉस का। अब बताना, अगर आर और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो साइन कॉस में किसका मल्टीप्लाई, और बाद में बी वाले को नीचे। तो इस तरह हमने रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी फार्मूला देखा, और रिजल्टेंट वेक्टर और किसी एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो वो भी हम निकाल चुके हैं। हाँ, हम लाइट चला गया था, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। साइन कॉस के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ एंगल निकालना उसका नहीं, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे उस वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल केस पे। जो हमने ये फार्मूला देखा, इसके तीन स्पेशल केस देखते हैं और कोशिश करेंगे वो तीनों केस याद भी रखेंगे। तो पहला स्पेशल केस क्या है, देखिए, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी पहला स्पेशल केस हम लोग जानना चाहते हैं ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल। पहला स्पेशल केस क्या होगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, जैसे डायग्राम में बनाओ, मान लिया हमारे पास में एक ए वेक्टर था, एक ये बी वेक्टर, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अब इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो वो देखना। अच्छा बताना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना, तो तुम कहोगे सर बीच का एंगल कितना, जीरो। फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो देखो कितना आया, ऐड करो, थीटा जीरो रखोगे तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, और कॉस जीरो वन हो जाएगा तो क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट और होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आ गया है, अंडर रूट और होल स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनकर आ गया कितना, ए प्लस बी। अंडर रूट और होल स्क्वायर खत्म हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन चुका है, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आगे देखें, ध्यान देना, सेकंड केस हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये क्या केस हमने प्रूव किया सेकंड स्टार्ट करने से पहले, इसको बिना वेक्टर पढ़े हुए ना 9th क्लास में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। क्या 9th क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे कि अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो, मान लिया राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और दूसरा भी कोई राइट डायरेक्शन में ही 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हो रहा था, 30। 9th क्लास में ऐसे याद करवाया जाता है
कि दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड होता है, अपोजिट में हो तो माइनस होता है। तो अभी मैंने क्या प्रूव किया, दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड होगा। अब हमें देखना है सेकेंड केस, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ना। इसका मतलब क्या, अगर ए हॉरिजॉन्टल है तो पक्का बी कैसा रहेगा, वर्टिकल। यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90। जरा एक बात बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है, 90। कॉस 90 जीरो होके ये पूरा खत्म ना। तो कॉस 90 अगर जीरो हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो होने के बाद में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आ गया कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना। ये भी हमें आज के बाद याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग फिजिक्स में काफ़ी यूज करते हैं ये रिजल्ट, कि कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला नोट क्या देखा, कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी। दूसरा हमने क्या देखा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो नोट हो गया। अब हमें तीसरा देखना है, थर्ड नोट अपने पास में है, थर्ड केस है, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए और बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो, एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर हो, अगर ए और बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो रिजल्टेंट हम लोग निकालना चाहते हैं। जरा बताना, एंटी पैरेलल का मतलब बीच का एंगल कितना, और इसके कॉस का वैल्यू जरूरत पड़ता है तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा निकालो तो कॉस 180 निकालोगे। और कॉस 180 हमें याद होना चाहिए कितना आता है, कॉस 01 तो कॉस 180 कितना, -1। अब बताना, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है हमारे पास में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कॉस का वैल्यू कितना, -1 रखोगे ना, -1 रखोगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनकर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, जब भी होल स्क्वायर और अंडर रूट आपस में साथ में आते हैं, होल स्क्वायर अंडर रूट को खत्म करेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना बनकर आ गया है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, हमने तीन केस क्या क्या देखा। पहला केस, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिजल्टेंट ऐड होता है। दूसरा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तीसरा, कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो तो रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। इसी को, इन तीन केस में, दो केस तो हम लोग पहले भी याद करते हैं नाइन्थ में भी, कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, दो फोर्स एक डायरेक्शन में हो तो ऐड होता है, अपोजिट में हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। तीसरा हमने क्या याद किया, कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, इसका ज्यादा यूज होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आगे देखिए, एक मिनट और ध्यान देना, मैं एक सवाल पूछूं कि इन तीनों वैल्यू में देखकर बताओ कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सा वैल्यू मिनिमम है। इन तीनों में हमें देखकर बताना है कि कौन सा वैल्यू हमारा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम। पहला वैल्यू है ए प्लस बी, दूसरा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा है ए माइनस बी। तुम कहोगे सर मैक्सिमम तो ए माइनस बी नहीं है। अब हमें कई बार लगता है ए प्लस बी मैक्सिमम या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, ए प्लस बी बेसिकली ये है ना, और ये है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी में 2ab का फैक्टर एक्स्ट्रा है ना, इसलिए ए प्लस बी सबसे ज्यादा। तो हमारा मैक्सिमम कौन है, ए प्लस बी। अच्छा, मिनिमम कौन, सर माइनस हो रहा ही है। तो हमने क्या देखा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट मिनिमम कब आता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो एक लाइन में हमें ये भी दिमाग में रखना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मिनिमम कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि दो वेक्टर
का रिजल्टेंट कभी भी a प्लस बी से ग्रेटर नहीं होगा और a माइनस बी से मिनिमम नहीं होगा। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि जो हमारा रिजल्टेंट है ना, वो रिजल्टेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी से लेकर लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी से लेकर लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक रहेगा, a माइनस बी तक रहेगा। यहाँ तक हो गया ना। अब आगे एक बात और सुनो, इसी को ना हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। वेक्टर में इसी रिलेशन को हम लोग एक नाम और क्या देते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसी को हम एक और क्या नाम दे रहे होते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इसी को हम लोग नाम देते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा एक बात बताना, क्या हमने देखा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होगा और दोनों के एडिशन से छोटा होगा। इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, इस बात को अगर जरा मैं बोलूँ ना तो ध्यान देना। इसमें जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल होना, इस ट्राइंगल के तीन साइड ए बी सी, तो बचपन में हम लोग 8th वगैरह की क्लास में थ्योरम पढ़ते हैं, क्या थ्योरम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड का समेशन तीसरे से बड़ा होगा, या किन्हीं दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। तो जरा ध्यान दो, ए बी और आर भी तो ट्राइंगल के तीन साइड है, हाँ। तो क्या दो साइड का समेशन तीसरे से बड़ा है, हाँ। क्या दो साइड का सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटा है, हाँ। सॉरी, दो साइड का सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटा है, हाँ। तो इसलिए मैं इनको भी क्या नाम दे देता हूँ, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। एक बार सुन लो, एक मिनट में अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। पहला फार्मूला निकाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर के बीच के एंगल का फार्मूला निकाला, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तीन स्पेशल केस देखे। पहला केस क्या था कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट ऐड होता है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में होगा। यानी मैक्सिमम यानी ए प्लस बी से बड़ा नहीं, मिनिमम यानी ए माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता है। क्या, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, है ना। अब आगे बढ़े हम लोग। इतना पढ़ने के बाद में पहला न्यूमेरिकल अपने पास में है, ध्यान देना। पहला सवाल क्या है, हम लोग रीड कर रहे हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4। हमें ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है 4, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया है। अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल को मैं थीटा कहता हूँ ना, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, इनके रिजल्टेंट यानी a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी r पूछा हुआ है। दोबारा सुनो, कभी भी क्वेश्चन हमें फिजिक्स में मिले ना, क्वेश्चन पढ़ के पहला काम है डेटा लिखना। अगर क्वेश्चन पढ़ के हमने डेटा लिख दिया है ना, तो ये मान लो 30% हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 20% ये है कि जरा सोच ले फार्मूला क्या लगेगा, फिर 50% कैलकुलेशन है। तो सबसे मेन काम है ना क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिखना है। जब तक डेटा नहीं लिखोगे बहुत ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते हैं ना कि फार्मूला लगेगा कौन सा। अब देखो, ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया। क्या फार्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला अभी हम लोगों ने क्या देखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जरा ध्यान देना, यहां लाकर अगर वैल्यू पुट करें, अच्छा ए कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, बी कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना 60 ना। अच्छा cos 60 कितना होता है 1/2।
कॉस 60 कितना 1/2, देखो मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 आपस में कैंसिल होगा, क्या बना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12। क्या आंसर बनकर आया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 12 12 कितना होगा, तो आंसर आ गया हमारा √37। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा कितना बनकर आ गया है √37। अब आगे देखें, अगला सवाल देखें क्या है। इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 10, ये क्या कह रहा है, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। अच्छा, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को क्या नाम देते हैं थीटा, तो थीटा मुझे कितना दे रहा है 120। पूछा क्या है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मुझे क्या निकालना है, इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। दोबारा सुनो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है 10, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया 120, तो रिजल्टेंट, अच्छा बताना अभी तक हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है क्या फार्मूला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ लाकर वैल्यू पुट करो, a कितना है 10 ना, तो 10 का स्क्वायर 100, b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, a है 10 b है 10 cos, अच्छा cos थीटा, तो चलो मैं cos का वैल्यू अलग से साइड में निकाल रहा हूँ, cos थीटा निकालना है, थीटा कितना है देखो, ये मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया भी है। तो जब कभी भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए ना, तो सबसे पहले ये देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में, और जब भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना, तो उसको हम ब्रेक करते हैं 180 माइनस। अब देखो 180 में कितना माइनस करें कि 120 आए, तुम कहोगे सर 60 डिग्री, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो सेकंड में अगर कॉस नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2, ये हमें याद भी रहता है कि cos 120 कितना आता है माइनस का 1/2, तो cos थीटा को डायरेक्टली मैं क्या लिख दे रहा हूँ, तो ये डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपस में कैंसिल हुआ, क्या बना 100 प्लस 100 200 प्लस इंटू माइनस माइनस, अच्छा 100 का स्क्वायर रूट हमारा कितना बनकर आ गया 10, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आया है कितना 10। अच्छा देखो, थोड़ी देर बाद मैं एक रिजल्ट पढ़ाने वाला हूँ ना, वो मैं याद करने के लिए भी कहूँगा, उस रिजल्ट से अगर सवाल करें तो देखो कैसा आएगा। पहले सुनो रिजल्ट है क्या, मैं कहूँगा अगर दो वेक्टर को ऐड करें, उन दो वेक्टर को ऐड करें जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या यहाँ पर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, तो जो मैं रिजल्ट अब लिखवाऊंगा ना, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों वेक्टर को ऐड किया जा रहा हो ना, तो रिजल्टेंट का एक नया फार्मूला थोड़ी देर में हम लोग बनाने वाले हैं। क्या फार्मूला आएगा 2a cos थीटा बाई 2, ये कौन सा फार्मूला आ गया, इसी से प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी प्रूव भी करूंगा, इसी से प्रूफ होगा। क्या फार्मूला, कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2, लाकर वैल्यू पुट करो, मैग ए कितना है 10, cos थीटा कितना 120 ना, तो 120 बाई 2 कितना 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, ये भी फार्मूला थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पर सवाल आ गया था, मैंने दोनों तरीके से सवाल बता दिया है। अभी आगे देखते हैं क्या है, अगले सवाल पे चलते, देखिए क्या है अगला सवाल। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, क्या कह रहा, दो वेक्टर हैं और उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने कितने हैं, एक का 4 है दूसरे का 6। देखो मैं बना रहा हूँ, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, आर एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री। ऐसा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60, यहाँ भी दोनों का टेल कोइंसाइड है, यानी यही एंगल थीटा मुझे कितना दिया हुआ दोनों वेक्टर के बीच का 60 डिग्री। देन फाइंड, पहला सवाल क्या है मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो जब भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या फार्मूला है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जब भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या फार्मूला है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, लाकर यहाँ पुट करो, चलो किसी एक को a मान लो दूसरे को b। ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16,
6 का स्क्वायर 36, 2 ए है 4 बी है 6। अच्छा थीटा कितना 60 ना, cos 60 कितना 1/2, और ये 2 कैंसिल हो गया। देखो क्या आंसर बना, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 4 जा कितना 24, तो 24 और 36 कितना 60। देखो 6 4 जा 24, 24 और 36 कितना 60, और 60 और 16 कितना, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बनकर आ गया है √76। अच्छा दूसरा क्या पूछा देखो, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन। अच्छा बताना, जब दोनों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाने के बाद में बताया था कि अगर दोनों वेक्टर का टेन मिला हो तो रिजल्टेंट बीच में से जाता है। अब एंगल किस किस के बीच का पूछा है, रिजल्टेंट वेक्टर और 4 न्यूटन। रिजल्टेंट और 4 न्यूटन के बीच के एंगल को चलो मैंने फाई कह दिया, तो मुझे ये फाई निकालना। अच्छा बताना, एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया है, तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला बताया है ना, रिजल्टेंट और किसी भी एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो फार्मूला बताया है tan फाई इज इक्वल्स टू, ऊपर भी साइन थीटा लिख देना, नीचे क्या लिख देना cos थीटा। अब जिसके साथ एंगल निकालना उसका नहीं, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करना, दूसरा वाला क्या है 6, और प्लस में कितना जिसके साथ एंगल निकालना है। देखो थीटा है 60, साइन 60 कितना √3/2, और cos 60 कितना 1/2, 2 3 जा आंसर कितना आ गया 3√3, 4 + 3 कितना 7, तो tan फाई हमारा आ चुका है कितना 3√3/7। या अगर मैं पूछूं फाई कितना आया, तुम कहोगे सर फाई tan = के दूसरे साइड जाता है कितना हो जाएगा 3√3/7। ये कहना वैसे गलत है कि tan = के दूसरे साइड चला जाएगा, हाँ पर क्योंकि ITF इन्वर्स, क्योंकि मैथ में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग काम चला लेते हैं। मैथ में भी यही लाइन बोलते हैं कि tan = के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स। ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल क्या पूछा हुआ, थर्ड वाला रीड करें। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 6 न्यूटन। इस बार किस किस के बीच का एंगल निकालना है, तो ये हमारा रिजल्टेंट और ये हमारा 6 न्यूटन, इस ये एंगल निकालना है। चलो मैंने इस एंगल का नाम क्या दे दिया, टेन सॉरी साई। एंगल निकालने का रिजल्टेंट और किसी भी एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो ना, तो उसका फार्मूला है tan साइज इक्वल, ऊपर क्या लिखना साइन थीटा, नीचे क्या लिखना कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल निकालना उसको नहीं, दूसरे वाले को क्या कर देना मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, और जिसके साथ एंगल निकालना उसको नीचे ऐड करना। लाकर वैल्यू पुट करो, साइन 60 कितना √3/2, 6 + 4 cos 60 कितना 1/2, तो सॉल्व हो गया कितना आ गया 2√3, और 6 + 2 कितना, तो tan साई हमारा बनकर आ गया है ना √3/4। तो ये सवाल हमने किया। अच्छा यहाँ पर दो फार्मूले हमने अभी पढ़े थे, दोनों का यूज कर लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी एक वेक्टर के साथ अगर एंगल पूछे तो फार्मूला ऊपर साइन नीचे कॉस, जिसके साथ एंगल पूछा दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड साइन कॉस के साथ, और पहले वाले को नीचे ऐड कर देंगे। अब आगे बढ़े, अगला न्यूमेरिकल देखें क्या है। What can be resultant of two vector, देखो अगला सवाल क्या है, What can be resultant of two vectors a and b of magnitude 3 न्यूटन and 5 न्यूटन। क्या कह रहा है, एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। अच्छा दोनों के बीच का एंगल दिया क्या, नहीं। मुझे पता अगर दो वेक्टर पता हो ना, तो उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना a + b यानी 8 न्यूटन, और मिनिमम कितना a - b यानी कितना 5 - 3 2 न्यूटन। यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 8 न्यूटन से बड़ा नहीं हो सकता, 2 न्यूटन से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन में 10 न्यूटन है, क्या ये हो सकता है, नहीं। 1 न्यूटन हो सकता है क्या, नहीं। 12 हो सकता है क्या, कहाँ से कहाँ रहना 2 से 2 न्यूटन से 8 न्यूटन में, तो क्या 12 न्यूटन हो सकता है, नहीं। क्या 2 न्यूटन हो सकता है, हाँ। 6 हो सकता है, हाँ। 5 हो सकता है, हाँ। 0 हो सकता है, नहीं। सही क्या सवाल है, ये सवाल दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया और पूछ रहा कि बताओ रिजल्टेंट कहाँ होगा। कुछ ऑप्शन दे दिए, 4 6 ऑप्शन मुझे,
तो मैं कह रहा हूँ दो वेक्टर पता हो, एंगल ना दिया हो, मुझे इतना पता है रिजल्टेंट का मैक्सिमम a प्लस बी, मिनिमम a माइनस बी। तो मैक्सिमम यहाँ कितना 5 प्लस 3 8, मिनिमम 5 माइनस 3 2। तो जो ऑप्शन 2 से लेकर 8 न्यूटन के बीच में है ना, वो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था उस पर सवाल है। एक सवाल अगला देखो, ये क्या सवाल है। ये सवाल ऐसा है बेसिकली, देखो यहाँ मैं दोबारा बना दूँ, ये 8 न्यूटन है, ये दूसरा कितना है 8 न्यूटन, ऐसे। अब सवाल पढ़ लो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पहला क्या पूछा हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बता दो मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, आज ये रिजल्ट याद किया है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना, ए, बी भी कितना, ये 8 कॉमन ले ले तो कितना आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 न्यूटन। ठीक है, आगे क्या पूछा होगा, एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड रिजल्टेंट। मुझे क्या कह रहा है, वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का क्या निकाल दो एंगल। अच्छा कौन से वेक्टर, तो देखो दोनों सेम है, तो किसी के बीच का एंगल निकाल लो, सेम आने वाला है। अच्छा रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, दोनों के टेल मिले हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाने वाला है, बीच में से। तो ये हमारा क्या है, और रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था, मैंने इसको फाई कह दिया। ऐसा एक तरीका क्या है, अभी सुनो, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल निकालना हो तो फार्मूला लगा सकते हैं। पर अब मैं एक बात कह रहा हूँ ना, फिजिक्स में अक्सर ये फार्मूला मैं कम यूज करता हूँ ना, जब भी मुझे रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ और उस ट्राइंगल में tan लिख देता हूँ। तो जरा देखो, यहाँ से ये एंगल कितना है 90, इस वाले ट्राइंगल में tan फाई लिखो। अच्छा tan का फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये 8 तो ये भी कितना, तो परपेंडिकुलर 8 बेस भी 8, तो tan कितने का वैल्यू 145। तो ये एंगल भी 45 आया, वो दूसरा वाली भी 45 आया। और ये कहते कहते मैंने एक अच्छा सा रिजल्ट प्रूफ कर दिया। कौन सा रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होना तो रिजल्टेंट कहाँ से जा रहा है, बीचों बीच से, यानी बाइसेक्टर एंगल से पास करेगा। ठीक है, अगर ये सवाल हो, अगर पिछला सवाल समझ में आया तो अगला ये सवाल है, देखें क्या है। अगला हमें ये सवाल ट्राई करना, देखना। पहला, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा हमारे पास तीन वेक्टर है ना, ये एक 4 न्यूटन का वेक्टर है, अपवर्ड में एक 10 न्यूटन का वेक्टर है, राइटवर्ड में एक 8 न्यूटन का वेक्टर है। कितने कितने, ये लिखा हुआ। अब सुनो, जब कभी भी हमसे ना ऐसे रिजल्टेंट वगैरह पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। यहाँ दो वेक्टर नहीं तीन है। अब सुनो, फिजिक्स में जब कभी भी दो से ज्यादा वेक्टर आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, उससे कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में जब कभी भी दो से ज्यादा वेक्टर आए ना, तो पहले उन वेक्टर्स को सॉल्व करना जो या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में। पहले किनका रिजल्टेंट निकालना, जो या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। तो जरा ध्यान दो, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन, डाउनवर्ड में 4, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना 6 न्यूटन। और वो रिजल्टेंट होगा किसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ ना, तो तुम कहोगे सर अपवर्ड में 10, डाउनवर्ड में 4, रिजल्टेंट कितना आया 6, और 6 न्यूटन भी किसकी तरफ आएगा 10। और अभी भी हॉरिजॉन्टल में कितना। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर बचे ना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना, और 8 का स्क्वायर 64 ना, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो आंसर कितना आ गया 10 निकला। एक बार दोबारा सुनो, इस सवाल में हमने क्या सीखा, कि जब भी हमारा दो से ज्यादा वेक्टर आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले उन वेक्टर को सॉल्व करते हैं जो या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। उनको सॉल्व करने के बाद में आखिरी में दो ऐसे वेक्टर बनाएंगे, और कोशिश भी ये करते हैं आखिरी में जो दो वेक्टर बने ना वो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर ना भी हो तभी फार्मूला है, पर हमारा कोशिश रहता है कि अक्सर हम लोग आखिरी में वो दो वेक्टर बचाते हैं जो दोनों आपस में क्या रहे, परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर अगर वेक्टर है तो रिजल्टेंट का डायरेक्टली फार्मूला आता है कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ
अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट लिखा था कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका फार्मूला क्या लिखा था, 2a cos θ/2। अब वही फार्मूला हमें प्रूव करना है। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ ध्यान देना। हाँ ध्यान दे क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। देखो एक हमारे पास में ये ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास में ये बी वेक्टर। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ये अज्यूम करो ना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम लिखना है। और मान लेता हूँ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अच्छा बताना, दो वेक्टर पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट पहली बार कहाँ से पास करेगा, सर दोनों के टेल आपस में अगर मिले हैं ना तो रिजल्टेंट यही बीच में से कहीं से पास करने वाला है। अब बताएं, दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है। तुम कहोगे सर फार्मूला होता है √a² प्लस कितना, b² प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला है ना, लाकर वैल्यू पुट करो। अच्छा बताना, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दोनों को मैं ए मान लूं, ए को भी ए लिखूंगा, बी को भी ए। देखते रहना, a² प्लस a² कितना, 2a²। यहाँ भी कितना, 2a² cos थीटा। इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, तुम कहोगे सर 2a² दोनों जगह कॉमन हो गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने एक लाइन बोला है कि कॉस कभी भी वन के साथ आए ना तो कॉस वन को खत्म कर देता है। कॉस में ये पावर है कि कॉस वन के साथ चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए ना, कॉस वन को क्या कर देता है, खत्म। साइन कभी भी वन के साथ प्लस या माइनस के साथ आए ना तो वो क्या बनाता है, होल स्क्वायर। अच्छा कॉस का फार्मूला, cos 2a के तुम्हें याद होना, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बार बार बोला है, cos 2a के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला cos² माइनस sin²। cos 2a के चार फार्मूले में पहला फार्मूला cos² माइनस sin²। cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos² माइनस कितना, 1। cos 2a का तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin²। cos 2a के ऐसे चार फार्मूले हमें रखने हैं। cos 2a का चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan²। तो ये हमारे पास में cos 2a के चार फार्मूले हैं, cos² माइनस sin², 2 cos² माइनस 1, 1 माइनस 2 sin², 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan²। अब देखो, अच्छा इन फार्मूले को और भी ध्यान से देखें ना तो ये क्या करता है, एंगल को हाफ, ये सारे फार्मूले जो भी एंगल है उसका हाफ कर रहा है। अब जरा सोचो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाए, देखते रहना मैं सोचना सिखा रहा हूँ। 2a² 1 प्लस 1 यहाँ प्लस में है ना, तो cos 2a का ऐसा फार्मूला यूज करो जहां 1 माइनस में आता है। 1 माइनस में कौन सा फार्मूला है, 2 cos²। अच्छा एंगल जो भी होगा उसका हाफ होगा तो थीटा का हाफ, θ/2 माइनस ये +1 -1 कट गया। देखो क्या बना, क्या बनकर आया, 2 × 2 4 का स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट a, cos² थीटा का स्क्वायर रूट cos θ/, ये फार्मूला मैंने कहा है याद कर लेना। ये फार्मूला हम लोग याद भी करें तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला बनकर आया, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, 2a cos θ/2। एक बार सुनो कौन सा फार्मूला है, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने एक नया सा बना लिया, याद करेंगे 2a cos θ/2। ये cos 2a के चार फार्मूला मुझे लग रहा है याद होगा हमें। आगे एक काम और बता दो मुझे, इस रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल बता दो। मैंने फाई कह दिया, ये फाई निकालना, कौन सा एंगल निकालना चाहता हूँ,
रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अभी मैंने सवाल में भी देखा था ना, रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बाइसेक्टर से। वही प्रूव करके मैं जानना भी चाहता हूँ कैसे। तो जरा बताना, एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, फार्मूला है टेन फाई इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखना, साइन थीटा, नीचे क्या लिखना, कॉस थीटा। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले से। तो बी का भी मैग्नीट्यूड ए है, ए का भी है, यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगाना, सब ए लिख दो। देखो नीचे से ए कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट जाएगा ना, तो ऊपर बचा कितना, साइन थीटा, नीचे बचा, तो एक फार्मूला हो साइन टू ए का, एक बहुत फेमस फार्मूला है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या फार्मूला है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन का अगर एंगल हाफ करना हो तो फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऐसे साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ऐसे अभी देखो हमने लिखा है, कभी भी कॉस वन के साथ आए वन खत्म होगा, कैसे, वन प्लस में, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का। अच्छा क्या बनकर आ गया, टेन फाइव इज इक्वल्स टू, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, टू टू ए स्क्वायर से कॉस, साइन बाई कॉस कितना, टेन थीटा बाई, अच्छा दोनों तरफ टेन कट जाएगा ना, तो फाइव कितना। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, एंगुलर बाइसेक्टर से पास करेगा। क्या प्रूव किया, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल, then resultant vector will passes through their angular bisector। ये हमने क्या पढ़ा, एक बार सुने फिर आगे बढ़ते। हमने पढ़ा ना कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से पास करता है, उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होने वाला है। क्लियर है इतना, ठीक। अब आगे देखो, आगे ध्यान देना, हमें तीन रिजल्ट लिखना, भी वही पढ़ा चुका हूँ। देखो तीन रिजल्ट में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हाँ ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास में एक ए वेक्टर, ये हमारे पास में एक बी वेक्टर। अच्छा रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से पास करता है, तुम कहोगे सर रिजल्टेंट हमेशा यही बीच में से कहीं से पास करेगा। मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा वो है फाई, रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ जो एंगल बना रहा वो कितना है, साई। ये सब मैंने देख लिया। पहला रिजल्ट क्या, इफ ए इज इक्वल्स टू बी। अच्छा ए इज इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है, कि अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अभी प्रूव किया ना, रिजल्टेंट अगर ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या प्रूव किया है कि रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, बीचों बीच में से। बीचों बीच में से जाने का मतलब क्या है, कि रिजल्टेंट ए के साथ जितना एंगल बनाएगा ना, उतना ही एंगल किसके साथ बनाएगा, बी के साथ। तो ए और बी अगर इक्वल हुआ तो फाई और साई भी क्या रहेगा, इक्वल। अगला, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो बी से, तो इसको न्यूमेरिकली प्रूव करना थोड़ा टफ है ऐसे फार्मूला बना के, लेकिन इसके बारे में देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम तो रिजल्टेंट बीचों बीच से। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ना होना, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका होगा। जैसे यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ए का, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका होगा, ए की तरफ। अच्छा रिजल्टेंट ए की तरफ अगर झुका है तो फाई ज्यादा या साई से, ये अगर इसकी तरफ झुक गया ना, तो फाई हमारा क्या हो गया, कम, साई हमारा क्या रहेगा, ज्यादा। तो इस केस में फाई इज ग्रेट, सॉरी फाई कम रहेगा। अच्छा ये कैसे लिखा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका होगा। जैसे मैं अगला कह दूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेस देन बी, ए का मैग्नीट्यूड अगर बी से छोटा हो, ए का मैग्नीट्यूड छोटा हो किससे,
बी वाले से ना। अब देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, बी का, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा, बी की तरफ। तो इस बार साई कम हो गया, फाई क्या हो गया, ज्यादा। तो इस केस में, अच्छा इन दोनों को हमने याद कैसे किया, तो इन दोनों को याद करने के लिए मैंने एक लाइन बोला है ना, रिजल्टेंट बड़े मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ झुकेगा। हिंदी में अगर बोला जाए तो सिर्फ दो लाइन, अगर मैग्नीट्यूड सेम तो बीचे बीच से, मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर आगे देखें एक रिजल्ट और है। ये रिजल्ट मैं एक ध्यान से देखना, एक एक बातें बता रहा हूँ, सुनते हुए रहना। पहला पॉइंट, ये रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ, अगर हमारे पास में दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अच्छा हमारे पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं। मैं अगर पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, दो, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, और दोनों एक, दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका रिजल्टेंट कितना कहोगे, सर जीरो। इसमें क्या दिमाग लगा। अच्छा एक बात बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एंगल कितना, वन। ठीक है ना, आगे सुनना, एक पॉइंट और सेकंड वाला, हमारे पास दो नहीं तीन सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड कितना, सेम, और दो कंजेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना, 120, 120, 120। टोटल एंगल कितना 360 था, तो मैंने 120 120 120 में डिवाइड कर दिया। देखो मैंने क्या कहा, दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कितना, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जीरो, ये तो सिंपल था। अब कह रहा हूँ तीन वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम और तीनों एक ही प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में, प्लेन के बाहर कोई नहीं, और दो कंजेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना है, 120 120 120 है, तो इसका रिजल्टेंट निकालो। तो देखो मैं निकाल लूँ, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, अभी पढ़ा है इन दोनों का, अच्छा बताना जब भी तीन वेक्टर आए तो मैंने क्या कहा है, पहले किन्हीं दो को सॉल्व करो, उन दोनों को पहले सॉल्व करते जो अपोजिट या सेम में हो, यहाँ कोई नहीं तो, ना तो कोई सेम डायरेक्शन में है ना कोई दो अपोजिट में है, फिर किन्हीं दो को सॉल्व करो। चलो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इनके बीच का एंगल कितना है, 120। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, कुछ भी होना, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बीचों बीच से। दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बताना कहाँ से पास करता है, बीचों बीच से पास करेगा ना। और मैंने ये कहा था बीचों बीच से पास करने का मतलब ये भी 60। अच्छा रिजल्टेंट होता कितना है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला 2a cos थीटा बाई टू, 120/2 कितना 60, ये कट गया, तो रिजल्टेंट अभी कितना गया, a। अब जरा ध्यान दो, ये 60 और ये 120, तो ये टोटल 180 ना। अच्छा ये 180 का मतलब ये वाला दोनों एक लाइन में हुआ, तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनका रिजल्टेंट दोबारा से कितना, इसका भी आंसर कितना आ गया, जीरो। एक और बता दो, ऐसे मैं कहूँ चार को प्लेनर वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। चार को प्लेनर वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अगर अपोजिट होना, तो ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, इसका भी रिजल्टेंट। एक बात और देखो, टोटल एंगल कितना होता 360, तो जब दो वेक्टर है तो मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया, इस केस में टोटल एंगल कितना होता है 360। तीन वेक्टर है तो मैंने वेक्टर के बीच का एंगल कितना रखा, 120। यहाँ देखो एंगल 90 है ना, टोटल एंगल कितना होता है कंप्लीट 360, यहाँ चार है तो दो कंजेगेटिव के बीच का एंगल 90। अच्छा हमने क्या प्रूव किया, तीन तीन के लिए प्रूव कर दिया, बाकी आगे ऐसे हो जाएगा कि अगर सुनो हमारे पास 100 कोप्लेनर वेक्टर है, कितने वेक्टर है, 100, सारे कैसे हैं, कोप्लेनर है, और सभी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। 100 कोप्लेनर वेक्टर है, सभी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है,
और दो कंजिक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 360 डिवाइड बाई 100। जितने टोटल एंगल में से मैंने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टोटल एंगल में से किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो। तो 100 कोप्लेनर वेक्टर में सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो और दो कंजिक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल 360 बाई 100 होना, तो उन सभी का रिजल्टेंट कितना बनकर आता है, 0 बनकर आएगा। ये रिजल्ट हमारे पास में था, हो गया। वही यहाँ पर लिखा देखो, n कोप्लेनर वेक्टर हो और सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो और दो कंजिक्यूटिव वेक्टर के बीच में 360 बाई n यानी 2 पाई बाई n एंगल होना, तो रिजल्टेंट हमारा कितना होता है, 0। ये रिजल्ट हमें याद रखना। क्या रिजल्ट है कि अगर n कोप्लेनर वेक्टर है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है और दो कंजिक्यूटिव के बीच का एंगल कितना 360 बाई n है यानी 2 पाई बाई n है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, 0। मैंने ये 3 के लिए एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया है। अब आगे देखें, यही सवाल है। अच्छा देखो, कितने कोप्लेनर वेक्टर, 100 कोप्लेनर वेक्टर है, सभी के मैग्नीट्यूड कितने हैं, 10 यूनिट है और सभी कैसे इक्वली इंक्लाइन है ना, तो बताना रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। अगला सवाल, यहाँ कह रहा किसका कॉम्बिनेशन 0 होगा, तो देखो 2 और 1 इनको एक डायरेक्शन में अगर लगा दे तो कितना हो जाएगा 3, और इसके अपोजिट में इसको लगा दे 3 को, तो रिजल्टेंट हमारा कितना, 0। तो कौन किसका रिजल्टेंट 0 होगा, थर्ड वाले का। आगे देखो, इस बार कह रहा है ओ ए। अच्छा ओ ए कहाँ है, डायग्राम में दिखाओ। अगर मैं पूछूं ओ ए, तो ये है ओ ए ना, इसके बाद में ओ बी, ओ बी ये है ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सारे डायगोनल के हाफ में, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको, तो इनका रिजल्टेंट कितना, सर इनका रिजल्टेंट आ गया कितना, 0। अब इस तरह हमारा वेक्टर एडिशन खत्म हो गया है। अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना।